स्टार्ट। निजीकरण। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है निजीकरण के अध्याय में। प्राइवेटाइजेशन, आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन किया गया, क्या निजीकरण की जरूरत थी और क्या इसके मायने रहे, क्या फायदे और क्या नुकसान हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निजीकरण होता क्या है। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा जब त्याग कर दिया जाता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जब कंपनियों या एंटरप्राइजेज का जो सरकार के पास स्वामित्व होता है, सरकार उनकी जो मालिक होती है, उसका सरकार के द्वारा त्याग कर देना और उसको निजी हाथों में हस्तांतरित कर देना, यह निजीकरण कहलाता है। सरकारी सार्वजनिक कंपनियां दो तरह से निजी क्षेत्र की कंपनियां बन रही हैं। आजकल देखने में आया है कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो दो तरीके से निजी क्षेत्र के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। पहली तो सरकार या तो उनको बेच दे रही है, दूसरा सरकार द्वारा कंपनी से स्वामित्व या प्रबंधन हटा लेना, या सरकार खुद चाह करके कंपनी के ऊपर से अपना प्रबंधन मैनेजमेंट हटा देती है या ओनरशिप खत्म कर देती है। तो एक तो सरकार जब बेचती है तो प्राइवेटाइजेशन होता है, और जब सरकार कंपनी या सरकारी उद्यमों पर से अपनी ओनरशिप हटा लेती है, अपना स्वामित्व हटा लेती है, या फिर अपना मैनेजमेंट होती है उसको खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से कंपनियों को दो तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन की लय में लेकर जा रही है। सबसे पहले जानते हैं विनिवेश किसे कहते हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। देखिए, जब कोई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं या फैक्ट्रीज होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से, जब आम जनता के अंदर इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण का जब विनिवेश कर दिया जाता है, डी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण कारक होता है वह प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है। तो निजीकरण के माध्यम से हम इस चीज को अंजाम देते हैं। इक्विटी की बिक्री का ध्येय, और जो सरकारी इक्विटी होती है, सरल शब्दों में अगर इसको समझें कि सरकारी पूंजी, जो सरकारी जो उद्यम होते हैं उनकी बिक्री का जो ध्येय होता है वह प्राइवेटाइजेशन जब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उसके ऊपर से अपना नियंत्रण, प्रबंधन आदि सब खत्म करना चाहती है। इक्विटी की बिक्री का जो ध्येय होता है वह अनुशासन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना होता है। तो कुल मिलाकर के जब इक्विटी बेची जाती है तो इसका मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना होता है, और जब निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो दो चीजों का जन्म होता है, एक तो अनुशासन का और दूसरा आधुनिकीकरण का, यानी कि मॉडर्नाइजेशन का। सरकार का मानना है कि निजीकरण से प्रत्यक्ष निवेशी संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो FII होते हैं, फेडरल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जब निजीकरण हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, तो उनको भी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के कारण मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और इस हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर कार्य कुशलता सुधारने का प्रयास किया गया है। पहला प्रयास तो सरकार ने ये किया है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र की जितने भी उद्यम या कंपनीज होती हैं उनको अपने मैनेजमेंट संबंधी काम खुद करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है, यानी कि उसमें जो डायरेक्टर होते हैं या CEOज होते हैं या MD होते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से यह कह दिया गया है कि आप अपने मैनेजमेंट को खुद संभालें। यद्यपि वे कंपनियां सरकारी ही रहेंगी। इससे क्या होता है कि उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, कार्य कुशलता, उसमें सुधार होने लगा है। पहला देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का दर्जा भी दिया गया है। सरकार ने इस प्राइवेटाइजेशन की पहली लहर में कंपनियों को न केवल उनकी कार्य कुशलता को सुधारने का मौका दिया है, बल्कि उसने कंपनियों को 3 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया है। पहला महारत्न, दूसरा नवरत्न और तीसरा लघु रत्न। तो निजीकरण के फायदे और नुकसान के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। निजीकरण से विभिन्न सेक्टर बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों का अधिक सक्रियता से मुकाबला कर सकेंगे। निजीकरण से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो बाजार होता है, जो मार्केट होते हैं, वह संभावित खतरों का या संभावित आर्थिक नुकसान के साथ डटकर मुकाबला किया जा सकेगा। अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक व्यावसायिक तरीके से ये निजी क्षेत्र कर सकते हैं। तीसरा, निजीकरण से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी नियंत्रण भी सीमित होगा। निजीकरण जब हो जाएगा तो निजीकरण से जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं, जितनी भी कंपनियां होती हैं, उन पर से सरकारी नियंत्रण सीमित हो जाएगा। ये एक नुकसान हो जाएगा। जब सरकारी नियंत्रण सीमित हो जाएगा
तो वे कंपनियां निर्बाध रूप से यद्यपि आगे बढ़ेंगी, लेकिन हो सकता है कि उनमें नेग्लिजेंसी भी विकसित हो जाए। निजी कंपनियां निगमित शासन संचालन कर सकेंगी, लेकिन इसका फायदा ये भी होगा कि जब निजीकरण हो जाएगा और सरकारी नियंत्रण हट जाएगा, तो ये कंपनियां जो होंगी वो निगमित शासन को जन्म दे सकेंगी, यानी कि अभिशासन को अपना सकेंगी। यानी कि इनका अपना खुद का शासन जब होगा अपने खुद के क्षेत्र में, तो ये स्वतंत्र और निर्बाध रूप से अच्छा कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगी। दूसरा है अब इसका नुकसान। अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं निजीकरण के? नुकसान है कि भाई निजीकरण के पश्चात जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो उसके पश्चात कंपनियों की विशुद्ध परिसंपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों और जनसामान्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। जब प्राइवेट हाथों में, जब निजी हाथों के अंदर जब हमारी कंपनियां चली जाएंगी, तो इनके द्वारा जो परिसंपत्तियां होंगी, इनके जो अंग होंगे, इनके जो क्षेत्रक होंगे, उन सभी का प्रयोग हम सरकारी कार्यों में और जन सामान्य के हितों के लिए नहीं कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरा क्या होगा कि निजीकरण से वृद्ध उद्योगों के फायदे के लिए सरकारीकरण से प्राइवेटाइजेशन जब किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा उद्योगों का, तो उद्योगों के प्राइवेटाइजेशन के फायदे के लिए ही निगमीकरण प्रोत्साहित होगा। निगमीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे धन संकेंद्रण की समस्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जब निगमीकरण हो जाएगा तो पैसे का एक जगह किसी एक निजी हाथों के अंदर, किसी एक डिक्टेटर के हाथों के अंदर धन संकेंद्रण हो जाएगा, और इससे हमारे मुक्त बाजार पर कुप्रभाव अवश्य रूप से पड़ेगा। जैसा यहाँ पर बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट्स एक्सपोर्ट्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स, कि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण होता है वह हमारे निर्यातों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रभावित करता है, जो इसमें बता रखा है। तो इस प्रकार से ये निजीकरण है या प्राइवेटाइजेशन है। जो प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, इसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रश्न जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के निजीकरण के फायदे एवं नुकसान बताइए। विवेक देबराय समिति 2014 में भारतीय रेलवे के निजीकरण के ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए बनाई गई थी, और इस विवेक देबराय समिति 2014 में जो गठित की गई, इसकी अभिशंसाएं क्या क्या थी, उस आधार पे आपको बताना है कि अगर भारतीय रेलवे का निजीकरण कर दिया जाए तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसी पर प्रकाश डालते हैं। फायदा क्या होगा? सबसे पहला कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ट्रेनों के निर्माण से रोजगार सृजन होगा। क्योंकि क्या होगा कि सबसे पहले जब इनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो मेक इन इंडिया जो भारत सरकार का अभियान चलाया गया था, फ्लैगशिप योजना थी, उसके अंतर्गत क्या होगा कि हमारे यहाँ पर ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, और ट्रेनों का निर्माण करने के लिए जब कंपनियां काम करेंगी या उद्योग धंधे लगेंगे तो उससे एक तो रोजगार सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे गरीब लोगों को, बेचारों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा। दूसरा क्या होगा, रखरखाव निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने से ट्रेनों में साफ सफाई रहेगी। ये निश्चित है कि अभी फिलहाल जो भारतीय ट्रेनें हैं उनकी दुर्दशा है, और अगर उनका निजीकरण कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है काफी दिनों से, और भारत सरकार रेलवे के निजीकरण के लिए कटिबद्ध होती हुई दिख रही है, और अगर ऐसा होता है तो ट्रेनों के अंदर साफ सफाई देखने को मिलेगी। तीसरा, समय का उचित प्रबंधन हो सकेगा। अभी तक भारतीय ट्रेनें लेट रतीफी से चलती रहती हैं, कभी ट्रेनें यहाँ तक कि 3-3, 4-4 दिन तक लेट हो जाती हैं, लेकिन जब निजी हाथों में ये हो जाएगा तो अनुशासन और साथ ही साथ जवाबदेही जो होती है, लायबिलिटी होती है, वह बढ़ जाएगी, और ऐसे में समय पर ट्रेनें आ जा सकेंगी। चौथा फायदा क्या है कि नवीन तकनीकी और सुरक्षा मानकों का प्रयोग जनहित में किया जा सकेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी और जो सेफ्टी, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, सुरक्षा मानक होंगे, उनका प्रयोग हम जनहित के अंदर, पब्लिक सर्विस के अंदर कर सकेंगे। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि रेलवे गति अधिक समय की बचत होगी। रेलवे की गति अधिक होगी क्योंकि रेलवे जितनी भी होंगी रेल, वो तेज गति से चलेंगी। इससे समय को या दूरी को कम समय में पाटा जा सकेगा। अब भारतीय रेलवे के निजीकरण से क्या क्या नुकसान होते हैं या नुकसान हो सकते हैं, इनको जानते हैं। पहला तो है कि बड़ी संख्या में सरकारी रोजगार की समाप्ति हो जाएगी। जब रेलवे का निजीकरण हो जाएगा तो बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां घट जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आर्थिक बाजार भारतीय रेलवे ही है, यानी कि भारतीय रेल से ही भारत सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है। और जब रेलवे क्षेत्र को निजीकरण या निजी क्षेत्र में दे दिया जाएगा तो रोजगार सृजन जहां पर होना चाहिए किसी माध्यम से, वो अब रोजगार सृजन ना होकर के रोजगार अवसरों में कमी हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी।
किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। निजी क्षेत्र, जब निजी कंपनियां इसको अपने हाथों में ले लेंगी तो न केवल रोजगार खत्म होंगे बल्कि किराया जो होता है वह किराया भी ज्यादा हो जाएगा। नतीजतन आम जन को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये बेचारे गरीब की गाड़ी होती है, बोझ से क्या होगा कि गरीब लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा। दुर्घटना आपदा के वक्त जिम्मेदारी का अभाव होगा। अभी जब दुर्घटनाएं या कुछ ऐसी कैजुअलिटीज रेलवेज को लेकर होती हैं तो ऐसे में मुआवजा, कंपेंसेशन आदि का प्रावधान होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब निजीकरण कर दिया जाएगा तो उस समय जवाबदेही या जिम्मेदारी घट जाएगी और दुर्घटना के समय परेशानी का सबब होगा। सामाजिक न्याय में कमी होगी। सोशल जस्टिस जो होगा वह कहीं ना कहीं डेफिसिट हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। क्योंकि जब रेलवे के अंदर भाड़ा जब महंगा होगा, जब किराया महंगा होगा, तो जो लोग मध्यम वर्ग के आते हैं या उच्च वर्ग के आते हैं वो आसानी से यात्रा कर सकेंगे, लेकिन निचले वर्ग के लोग जो भी रेलों के माध्यम से ज़्यादा यात्रा करते हैं वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। इससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति संभव नहीं होगी। अब जानते हैं निजीकरण के पीछे सरकार की मंशा क्या है, व्हाट इज द पर्पज, कि भाई सरकार इसमें अपना क्या उद्देश्य रखती है, क्यों वो निजीकरण करना चाह रही है। तो पहला उसका कारण है कि सरकार को बोझ को कम करना है। सरकार अपना बोझ कम करना चाहती है। सरकार चाहती है कि बड़े पैमाने पर जो ये भारतीय रेलवे उद्योग फैला हुआ है ये कहीं ना कहीं संक्षिप्त हो जाए, छोटा हो जाए और वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। निजीकरण से सरकार चाहती है कि कंपिटिटिवनेस बढ़ जाए। तीसरा, सार्वजनिक वित्त में सुधार करना। तीसरा क्या होता है कि जो भारतीय पैसेंजर गाड़ियां होती है रेलवेज की, वो बड़े घाटे में चलती रहती हैं। सरकार चाहती है कि अगर इनका निजीकरण हो गया तो हम सार्वजनिक वित्त में सुधार की गुंजाइश देख सकते हैं। चौथा, अनावश्यक हस्तक्षेप में कमी हो जाएगी। बेवजह लोग सरकारी जुमले का प्रयोग करते हुए या सरकारी महकमे का प्रयोग करते हुए, सरकारी अमले का प्रयोग करते हुए या सरकारी रसूखदारी का प्रयोग करते हुए अनावश्यक रेलवेज में हस्तक्षेप करते हैं, तो जो इलीगल जो इंट्रोवर्सन होता है वह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणवत्ता सुधार और प्राइवेटाइजेशन से सरकार ये चाहती है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट किस प्रकार से हो। सरकार चाहती है कि जब हम निजी क्षेत्र में जब रेलवे को दे देंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव होके आएगी, उसमें सुधार होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस अध्याय में जाना कि निजीकरण क्या है, निजीकरण का अर्थ क्या है, निजीकरण के मायने उद्देश्य क्या है, निजीकरण से क्या फायदा और क्या नुकसान भारत को होगा, और साथ ही साथ हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को भी जाना, अच्छे से उस पर चर्चा की। प्रश्न है भारतीय रेलवे का निजीकरण, नुकसान और फायदे। और ये सारे नुकसान और फायदे जो हमने इस प्रश्न में आपको बताए हैं, ये विवेक देवराय समिति जो भारत की संघ सरकार के द्वारा 2014 में गठित की गई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर आपको बताए गए हैं। थैंक यू।